अभी अभी हमारे पास केटीजी का पार्ट नंबर 3 है ना, पार्ट 3 केटीजी। ये था केटीजी का पार्ट नंबर 3 है ये। और जिसमें हमने अभी तक जो लास्ट है ना, पार्ट 2 में लास्ट पढ़ा था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा था एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू हाफ केबीटी। ये हमने पढ़ा था। एनर्जी सुबह सुबह तो है, ठीक है। एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ केबीटी पढ़ा था हमने। और ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अंदर हमने पढ़ा आज, ठीक है जी। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। मैं बस एक बार ये देख रहा हूँ, कोई माइक खोलने की कोशिश तो नहीं कर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, और आपको ये भी याद होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए एफ जो होता 3 होता था ना, और डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता था। ट्राई एटॉमिक में लीनियर वाले के लिए, हाँ जी 7, हाँ भाई बोलो, नॉन लीनियर वाले में 6 होता था, ठीक है। इसके बाद आपने ये भी इक्वेशन पढ़ी होगी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर मैं एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह अगर मैं म्यू बना दूं, तो आप समझ जाएं कि म्यू बराबर नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। म्यू मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर लिखा जाता है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। और केबी बराबर होता है आर अपॉन में एन ए, मतलब गैसेस कांस्टेंट अपॉन में एवोगैड्रो नंबर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। तो जब हम मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की बात करते हैं, सीपी सीबी इस तरीके से आपने सुना होगा, तो गैस की जब मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ते हैं हम, तो एक चीज को कांस्टेंट रखा जाता है, या तो प्रेशर को या तो वॉल्यूम को। क्योंकि गैस एक ऐसा हमारे पास सब्सटेंस है, या गैस जो है हमारे पास ऐसी चीज होती है जिसमें अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे ना थोड़ा सा भी, तो वॉल्यूम में मेजरेबल चेंज आएगा। अगर हम गैस का प्रेशर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम में एक मेजरेबल या सिग्निफिकेंट चेंज आता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जब भी गैस की स्पेसिफिक हीट को स्टडी करते हैं, तो हम लोग एक चीज को कांस्टेंट रखते हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, एक होता है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको लिखते हैं सीपी। एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको लिखते हैं हम सीवी, ठीक है। सीपी और सीवी। इसके बाद आपको याद क्या रखना है, एक तो अगर आपने सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो कोई समस्या नहीं है। मैं एक की डेफिनेशन लिख देता हूं। डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। एन सी पी, अच्छा ये सीवी करना है, वॉल्यूम है और ये प्रेशर है, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास है डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा एन सीवी डेल्टा टी। वेयर यहाँ पर अगर आप एन की जगह म्यू यूज करें तो कंफ्यूज मत होना, म्यू का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स से है। आप एन यूज कर लो, एन यूज कर लो, आपको जो ठीक लगे। मेन मुद्दा है कि आपको ये समझ में आना चाहिए। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर हमारे पास डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है
म्यू इंटू में सीपी और साथ में डेल्टा टी। म्यू का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। अगर आप स्मॉल एन यूज करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सुटेबल लगे, जो आपको याद रहता है उसे यूज कर सकते हैं। तो डेल्टा क्यू बराबर म्यू सीवी डेल्टा क्यू बराबर म्यू सीपी डेल्टा टी। अगर यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन बोले तो ऐसे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of 1 mole of a gas at constant 1 mole of a gas by 1 degree Celsius at constant volume. Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree Celsius at constant volume. उस वाले में हो जाएगा at constant pressure। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये पेज नंबर 1 है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले मैं छोटी छोटी चीजें बता दे रहा हूँ ताकि जब मैं आगे यूज करूं तो आपको कोई समस्या ना आए। फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्या? यस सर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें थी, और बातें बताता हूँ आप लोगों को। आप जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं जो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, लेकिन मैंने पहले 13 स्टार्ट किया है ताकि डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह आपको पहले से ही पता रहे, ठीक है। तो देखना जरा, हमारे पास अगली चीज है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये 12th चैप्टर का पार्ट है, तो अभी परेशान मत होना। ये कहता है डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा वर्क मतलब पी डेल्टा वी प्लस में डेल्टा यू। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है अभी, लेकिन इस फॉर्मूले का प्रयोग करके मैंने सीवी की वैल्यू निकाली, और वो सीवी की वैल्यू आई मेरे पास डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। यू मतलब होता है यहाँ पर एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और टी का मतलब है यहाँ पर टेम्परेचर। अगर आप स्मॉल अमाउंट के लिए पढ़ते हैं तो सीवी की वैल्यू आप पढ़ लेंगे डी यू बाई डी टी फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है सबको ये बात? यहां से ये यस सर। प्रूव किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और बात जो 12th क्लास में 12th चैप्टर में पढ़ाई जाएगी, मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला कहता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। एक चीज और पढ़ाई जाएगी आपको, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रेशियो। मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रेशियो, ये होता है गामा, और गामा होता है सीपी बाई सीवी। अगर आपने केमिस्ट्री में अभी एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा होगा तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपने गामा की वैल्यू जरूर पढ़ी होगी। क्लियर है? सर इसमें आर गैशियस कांस्टेंट है क्या? आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैसेस कांस्टेंट, ठीक है जी। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, गामा बराबर सीपी बाई सीवी। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ गया? एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा है सबने? थोड़ा सा दिमाग पे जोर यस डालो। सर पढ़ा है। यस सर। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दो तो जरूर पढ़ लेते हैं आपको। आइसोबैरिक, आइसोकॉरिक, है ना, इस तरीके से। तो इसमें एडियाबैटिक आया होगा, एडियाबैटिक में आपने गामा जरूर सुना होगा, क्योंकि जब इक्वेशन ही उसकी जब बनती है ना, जैसे एडियाबैटिक की बनती है पीवी, आइसोथर्मल की पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसकी बनती है पी इंटू वी की पावर गामा। तो गामा वहां पर जरूर आता है, और वो गामा होता है सीपी बाई सीवी, और वो गामा की वैल्यू आपको चैप्टर नंबर 13 में सीखने को मिलती है। क्लियर है क्या सबको ये बात? तो जितने मैंने यहाँ पर अभी इसमें और जो पिछले वाले में फॉर्मूले लिखे हैं वही फॉर्मूले में यूज करने वाला हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं पूरा स्टार्ट करता हूँ।
बड़े ध्यान से सुनना, मैं केवल एक आपको कराऊंगा, बाकी आपको खुद करना पड़ेगा सेम तरीके से, मैं समझा दूंगा कि करना क्या है। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर ऊपर डेल्टा क्यू किसके बराबर है? डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन हीट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा आपने, डब्ल्यू बराबर ऐसे, उसमें अलग तरीके से पढ़ा होगा, इसमें ऐसे पढ़ते हैं, मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे तुम्हें। सर इक्वल टू के बाद लिखा क्या है ये पूछ रहा हूँ। पी डेल्टा वी मतलब वर्क, प्लस में डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चैप्टर 12 में बताऊंगा, मात्रा देख लेना किधर लगेगी, दसम जो बिंदी है। चलो भाई हो गया ये। यस सर। तो बस अब आपको क्या करना है, देखो मेरी बात सुनो। अब आपको जो मैंने बताया ना, केवल उसको जब वीडियो देखोगे दोबारा से, तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज देखना, तो हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, है ना, समस्या आएगी नहीं। हम जो निकालने वाले हैं सीपी कॉमा सीवी एंड गामा फोर मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। पेपर में एक आएगा, जो ज्यादातर आता है वो डाई एटॉमिक और मोनो एटॉमिक में से आता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अब पेपर में तो कुछ गिवन नहीं होगा, सीधे क्वेश्चन लिखा होगा ये वाला, और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, इसके लिए 5, नॉन लीनियर में 2 बातें होती है इसमें, इसलिए लिख नहीं रहा मैं, इसके लिए F मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके लिए पॉली एटॉमिक में तो कितने भी हो सकते हैं ना, तो वो हमें पता नहीं है, तो हम F मान लेंगे। मैं यहाँ पर जो करने वाला हूँ मोनो एटॉमिक के लिए करने वाला हूँ, ठीक है। एक का सॉल्व कर रहा हूँ मोनो एटॉमिक का, तो ध्यान से देखना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू हाफ kBT। सही है, बड़ा लिखूं या दिख रहा है? ठीक है, सही है सर। एवरेज काइनेटिक ठीक है एनर्जी ये। पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kBT होता है। तो अगर मेरे पास मोनो एटॉमिक का एक मॉलिक्यूल हो, भाई सुनना, पर मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ k/2 होता है। लेकिन अगर मेरे पास एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। तो देखना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ मोनो एटॉमिक। अब मोनो एटॉमिक में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3, और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ kBT, तो कितना हो जाएगा? 3/2 kBT, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है कितने मॉलिक्यूल के लिए? पर मतलब एक। तो अब देखना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, पूरी गैस में n मॉलिक्यूल है ना, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू में kBT इंटू में n। सही है भाई, 3/2 kBT इंटू में n, ये टोटल आ गई एनर्जी U लिखेंगे इसको। अब आपको याद होगा, क्या? नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं म्यू की वैल्यू 1 ले लूं, 1 मोल की बात करूं, म्यू इज इक्वल टू 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा? na के। सही है क्या? यस सर। बराबर na हो गया। तो ठीक है, यहां पर मैं कर देता हूं। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? U, इसको मान लेते हैं।
यहाँ पर ये 3/2 kBt इंटू में n हो गया। अब 1 मोल के लिए मैंने u मान लिया एनर्जी। अब एक बात बताओ, 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? Na के बराबर। तो मैंने इस n को Na लिख दिया, तो कितना हो गया? 3/2 kBt इंटू में Na। एक चीज और लास्ट, बच्चों आपको याद होगा अभी बताया था मैंने, kb बराबर होता है r अपॉन में Na। तो kb इंटू Na ये इधर आ जाएगा, kb इंटू Na r के बराबर आ जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो kb इंटू Na की जगह हो जाएगा r। तो u बराबर कितना आ गया? 3/2 RT। 3/2 RT, इसे फर्स्ट इक्वेशन डाल दो मान लो ना। C ऐसे लिखता हूं ना हो, CV बराबर होता है DU/dt। DU/dt, U की वैल्यू रख दो ऊपर से, D/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 3RT/2। 3R/2 बाहर आ जाएगा, 3R/2, T का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब CV की वैल्यू आ गई 3R/2। R का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब किसकी वैल्यू रह गई? Cp की। तो एंड अरे माइक ऑफ कर लो, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। अगर मैं अब यहाँ पर CV की वैल्यू पुट कर दूं तो Cp आ जाएगा -3R/2 बराबर R। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो Cp आ गया 5R/2। सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन तो इतनी कर सकते हो, इस माइनस को उधर जाके बस प्लस कर। 5R/2, Cp आ गया, Cv आ गया, लास्ट बचा गामा। एंड गामा बराबर होता है Cp/Cv। Cp को Cv से डिवाइड करो, तो Cp को Cv से डिवाइड करने पर आएगा 5/3। तो ये 3 नंबर का डेरिवेशन आएगा एग्जाम के अंदर। यहां से चालू है, जो मैंने करा है ओनली किसके लिए करा है? फॉर मोनो एटॉमिक। अब डाई एटॉमिक के लिए सिखाता हूं तुम्हें। अब मान लो आपने करना है डाई एटॉमिक के लिए, तो डाई एटॉमिक में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kBt होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ डाई एटॉमिक कर दोगे, तो ये डाई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5। तो यहाँ पर 5, 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 तो कितना आ जाएगा? CV की वैल्यू 5R/2। सही है, CV की वैल्यू आ गई 5R/2। अब इस 5R/2 को यहाँ रखोगे, इस माइनस को इधर ले जाओगे, तो ये आ जाएगा 7R/2। फिर इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 7/5। 7/5। अरे समझ में आ रहा है क्या कर रहा है मैंने? यस सर। यस यस सर, सर। समझ में आ गया। अच्छा, अगर मान लो किसी के लिए भी करना है, जैसे पॉली एटॉमिक के लिए करना है, तो यहाँ क्या लिखोगे? मोनोएटॉमिक की जगह पॉली एटॉमिक, 3 की जगह कितना मान लेना? F लिखेंगे। फिर यहाँ पर 3 की जगह कितना? F। 3 की जगह F, 3 की जगह F, तो F इंटू R/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 की जगह F सॉल्व कर लेना, फिर इसको सॉल्व कर लेना, तो आपके पास आ जाएगा। पॉली एटॉमिक का मैं डिराइव नहीं करूंगा, केवल लिख दूंगा। बस क्या करना है, जहाँ 3 यूज करना है, डाई एटॉमिक में वहां पर 5 यूज कर लेना। पॉली एटॉमिक के लिए करना है तो वहां पर 3 की जगह F यूज कर लेना। F अननोन है, कुछ भी हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ और कुछ बातें समझाता हूँ। अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो मेरे को बता दो भाई। अरे हो जाएगा ना? यस सर। हाँ सर जी। ठीक है, यस सर। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। सर डायटोमिक का भी लिख दो फिर। भाई मैं नहीं लिख पाऊंगा, आप करोगे
जहाँ 3 लिखा है वहां पे 5 लिखना, ठीक है। सर इसी पे जहाँ कर दो ना। अरे यार क्यों मेहनत करवा, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरे यार बहुत बड़ी मेहनत करवाते तो। डायटोमिक का लिख देता हूँ। डायटोमिक के लिए यहाँ पर मोनोटोमिक की जगह डायटोमिक हो होता है जाएगा। यार अंडर पेज से। अरे माइक 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 माइक, अपना माइक ऑफ रखो ना, घर की बात है हमें क्यों सुनानी। जो भी है भाई माइक ऑफ करो ना। 3/2 मोनोटोमिक की जगह डाइटोमिक, या 3 की जगह हो जाएगा 5। यहाँ पर डाई एटोमिक, यहाँ 3 की जगह 5, यहाँ मोनोटोमिक की जगह डाइटोमिक, ठीक है। 3 की जगह 5, फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 3 की जगह 5, 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 माइनस इधर आएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 7। 7r/2 डिवाइड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 5। अब बोलो। आ गया सर। ट्राई के भी कर दूं, कुछ नहीं है, मेरे को देर नहीं लगनी। आपकी प्रैक्टिस हो जाए वो ज्यादा ठीक है, आप करते खुद तो ज्यादा ठीक है। अरे ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। यस सर। यस सर, आगे समझ में। अब पॉलीएटॉमिक पॉलीएटॉमिक में यहाँ पर एफ लिख लेना, यहाँ पर एफ लिख लेना, यहाँ पर एफ लिख लेना, वहां पे एफ लिख देना, फिर यहाँ पर एफ, ये माइनस इधर जाएगा प्लस, जो कॉमन है कॉमन ऐसे करना। समझ रहे हो मेरी बात? यस समझ सर। गया सर। स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ले लिया। चल भाई स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब एक बात बताता हूँ, सुनो बड़े ध्यान से, थोड़ी और हेल्प कर देता हूँ आपकी। भाई पॉलीएटॉमिक के लिए, फॉर पॉलीएटॉमिक, पॉली मतलब कुछ भी हो सकता है ना, पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का मतलब 1 हो गया, डायटोमिक का मतलब 2 पार्टिकल हो गए, ट्राइएटॉमिक मतलब 3 हो गए, फिर उसके बाद आएगा टेट्रा आएगा, फिर पेंटा आएगा, फिर हेक्सा आएगा, कुछ इस तरीके से चलेगा। तो पॉली में फिर इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, अननोन है। पॉलीएटॉमिक के लिए लेट कर लो, लेट डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास एफ, तो उसका जो सीवी आएगा वो FR/2 आएगा। जो सीपी आएगा वो 1 + F/2 इंटू में R आएगा, 1 + F/2 इंटू में R। और जो गामा आएगा वो 1 + 2/F आएगा, 1 + 2/F आएगा। अब मैं करके बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, और चाहो तो यहाँ पर ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक में दो बातें, एक तो लीनियर और एक दूसरा नॉन लीनियर, समझ गए। यहाँ पर वैल्यू रखूंगा मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की, यहाँ पे रखूंगा सीवी की, यहाँ पे रखता हूँ सीपी की, यहाँ पे रखता हूँ गामा की, ठीक है। अब सुनो भाई, बताओ जरा, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। यस सर, होता है। यस सर। अब यहाँ पर 3 रख दो, इसमें एफ की जगह 3 रख दो, तो कितना आ जाएगा 3R/2। अब यहाँ पर एफ की जगह 3 रख दो, तो 2 एकम 2 और 3 5, 5/2। 5R/2, 5R/2। अब यहाँ गामा वाले में एफ की जगह 3 रख दो, तो 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। 5/3। डाई एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। अब यहाँ 5 रखो, तो कितना आ जाएगा 5/2। 5R/2, 5 एकम 5, 2 एकम 2 7, 7R/2। यहाँ पर रखो 5, 5 एकम 5 और 2 7, 7/5। ट्राई एटॉमिक में लीनियर के लिए जो होता है हमारे पास 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, सही है। तो अब यहाँ पर 7 रखो, तो सीवी कितना आ गया 7R/2। यहाँ पर 7 रखो, तो 2 एकम 2 और 7 9, 9, 9R/2। यहाँ पर 9/7, ठीक है। अच्छा नॉन लीनियर के लिए देखो,
नॉन लीनियर में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है, याद रखो 6 मतलब 3r बचेगा, 6/2 3 ही तो बचेगा, 6/2 3, 3 और 1 4, ये 4r हो जाएगा। 6 रखो यहाँ पर, तो 6 रखेंगे तो 1/3, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 आ गया। सही है कि गलत है? सही है। यस सर। देखो सही। एक तरीका बता दूं गामा की वैल्यू याद रखने का, अगर तुम्हें नहीं दिखाओ तो देखो, यहाँ पर 5/3 है, यहाँ पर 7/5 है, यहाँ पर 9/7 है। इसका मतलब ऊपर भी 2 बढ़ गया, नीचे भी 2 बढ़ गया। मोनोटॉमिक का याद रखा अगर तुमने, तो डायटोमिक में गामा में ऊपर भी 2 बढ़ गया और नीचे भी 2 बढ़ गया। ट्राइएटोमिक का करोगे तो जो डाई वाला है उसमें 2 बढ़ा दो, 7 और 2 9, 5 और 2 7। इन तीनों को याद रखने का तरीका है। अगर ये याद है 5/3 तो अगला 7/5, अगला 9/7। गामा की वैल्यू याद करने का तरीका बता रहा हूँ, अगर गामा की याद हो जाएगी फिर बाकी तो अपने आप हो जाएगा। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट ये याद रखें जैसे मैंने टेबल बना दिया। बाकी डेरिवेशन क्योंकि आप 11th क्लास में हो, सीबीएसई में आपको डेरिवेशन भी करना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जो ये डेरिवेशन है इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है जो मैंने करा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। 10. ठीक है जी। तो अगला आते हैं हमारे पास, टॉपिक का नाम है हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे, ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ, ऐसे लिख दो, ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ, ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ। ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये बोला कि अगर हम किसी सॉलिड की बात करें, मतलब मोस्ट ऑफ द सॉलिड में, अगर हम किसी सॉलिड की बात करें, फॉर सॉलिड, किसके लिए, सॉलिड के लिए, आ रही बात समझ में? अगर हम किसी सॉलिड की बात करें तो अगर एक बात बताओ, अगर मैं सॉलिड को दबाऊंगा तो उसके वॉल्यूम में बहुत अगर मैं सॉलिड को हीट दूं, मान लो सॉलिड को गर्म करूं, मान ले मेरे पास कोई चीज है सॉलिड की, अगर उसको गर्म करूं मैं तो उसके वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज आएगा या बहुत कम चेंज आएगा? बहुत कम आएगा ना। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड, ये तो है कि चेंज तो आएगा लेकिन बहुत कम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं मान लो, तो उसके वॉल्यूम में बहुत स्मॉल चेंज आएगा, मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे रहेगा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट Constant. रहेगा। तो इनने क्या बोला, फॉर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, specific heat will be 3R। इन्हें बोला कि सॉलिड के लिए, मोस्ट ऑफ द सॉलिड के लिए, इसने लॉ बनाया कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड के लिए रूम टेम्परेचर पर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो जो स्पेसिफिक हीट होगी, जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी, वो क्या होगी उसकी? 3R होगी। सही है भाई? Yes, Yes sir. यस sir. सर। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पूरे लिख देता हूँ, मोलर स्पेसिफिक हीट जो हम निकाल रहे हैं वो मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल रहे हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। और अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल पाते हैं किसी की, तो आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला भी लिखवाया था आपको, स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट के बीच में एक रिलेशन लिखवाया था मैंने, C बराबर m में S। Yes, sir. तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप किसी का मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल लेते हैं तो आप उसकी स्पेसिफिक हीट भी निकाल सकते हैं, उसका रिलेशन हम लोगों ने लिखा हुआ है पहले। ठीक है जी।
तो देखें जरा, तो क्या कहा गया कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, मान लो ये रूम टेम्परेचर पे, इस रूम टेम्परेचर पर इसके पास एनर्जी तो होगी होगी, ये तो पक्का है। रूम टेम्परेचर पे भाई एक बात बताओ, अगर मैं एक कमरे में बर्फ रख दूंगा ना, तो वो बर्फ मेल्ट हो जाती है कि नहीं होती है बोलो? होती है मेल्ट। क्योंकि रूम टेम्परेचर पे कुछ, रूम टेम्परेचर पर उसको कुछ एनर्जी तो मिली ना, Yes, sir. है ना? यस तो सर। वो एनर्जी है उसके पास। तो अगर वो एनर्जी है इस सॉलिड के पास मान लो, तो ये सॉलिड क्या करेगा? इधर उधर तो घूम नहीं सकता, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत टाइटली बाउंड होते हैं। तो ये क्या करता है? अपनी जगह पर हिलता है। ये अपनी जगह पर क्या करता है? हिलता है। ये अपनी जगह पर क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। आगे बात समझ में? और अगर Yes, ये sir. अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगा, अगर ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगा। सही है? तो इसके पास क्या हुआ? हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी हुई कि नहीं हुई? हुई। वाइब्रेशनल एनर्जी हुई इसके पास। आगे बात समझ में? तो अब देखना जरा, अब जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, याद करो उसमें कितने होते हैं? दो होते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। Yes, sir. इसलिए सर, मैंने होता बोला है। था पार्ट 2 एक बार देख लेना, आज भी देख लेना, तीनों वीडियो को सीक्वेंस में देख लेना, जब भी टाइम मिले कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो वाइब्रेशन होता है उसके दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, जिसमें हम एक को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। आगे ये बात समझ में? ठीक है, सर, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम दो हो गए, है ना, वाइब्रेशन वाले। लेकिन ये जो वाइब्रेशन हो सकता है वो एक्स वाई जेड तीनों में हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना पार्टिकल इधर ही हिलेगा, एक्स में, वाई में भी हिल सकता है, जेड में भी हिल सकता है। हिल सकता है कि नहीं हिल सकता सर हिल सकता Yes, sir. है ना? तो इसका मतलब तो टोटल कितने हो गई? 3 दूनी 6, 2 एक्स के लिए, 2 वाई के लिए, 2 जेड के लिए। फिर रिपीट करता हूँ भाई, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 2 होते हैं ना। और वो वाइब्रेशन कितनी जगह हो सकता है? एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी और जेड में जेड भी। में भी। तो इस, हाँ, तो इसका मतलब कुल मिला के कितना हुआ हमारे पास? 3 मिला दूनी के 6 6। हो जाए। 6। समझ गए सारे लोग मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 6 हमें यहाँ पर यूज करना है, क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का अप्लाई करेंगे, जैसे पहले करा था वैसे ही करेंगे सब कुछ, और बड़े सिंपल तरीके से इसका आंसर निकाल देंगे। तो आपको याद होगा मैंने अभी पढ़ाया था, एवरेज एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं लिखूंगा एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड। कितना हो जाएगा ये? हाफ के बी टी, सॉरी 1 मोल लिख दिया ना मैंने, तो कितना हो जाएगा? आर इंटू में टी, है ना? अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 6, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने? 6। सही है कि गलत? अभी तो कराया मैंने वो डेरिवेशन, पहले हाफ केबीटी लिखा था, फिर उसको मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करा, जैसे आज 6 से करूंगा तो 6/2 केबीटी हो जाएगा, मतलब 3 केबीटी हो जाएगा। फिर उसको एन मॉलिक्यूल के लिए करूंगा, फिर उसको 1 मोल के लिए करूंगा, तो जो केबी इंटू एन होगा उसकी जगह आर बन जाएगा। अभी तो करा था ये, इसलिए दोबारा करने की यस जरूरत नहीं है। यस। तो ये कितना बचा मेरे पास? 3RT। 3RT हो गई। इसके बाद हमें पता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV बराबर होता है du/dt, और U की जगह कितना हो जाएगा हमारे पास? 3RT। 3R बाहर आ जाएगा, dt/dt 1 हो जाएगा। तो बस इतना याद रखना है। ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ ये कहता है हमारे पास, ये आपको कभी पेपर में, नीट वगैरह में या कंपटीशन में डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। ये CBSE में तो नहीं आता, ये केवल पढ़ाया जाता है बच्चों को, लेकिन CBSE में नहीं आता है। आएगा कहाँ पर? कंपटीशन वगैरह में। तो आपको याद क्या रखना है? हाँ, मतलब नीट वगैरह में आएगा, उसमें भी नहीं आएगा, ये तो लल्लू टॉपिक है ना, तो जेई उसमें में आ नहीं सकता है आएगा। नीट वगैरह। नहीं नहीं, लल्लू टॉपिक उसमें मेंस तक तो आ सकता है, मेंस में आ जाता है। मेन में तो लास्ट ईयर फॉर्मूले फॉर्मूले भी आ गए थे बहुत सारे, मेंस की तो मैं कह नहीं सकता, और एडवांस के लिए नहीं, बस मेंस और जो उसकी तैयारी करेंगे नीट की, उनको उसमें मिल सकता है। क्या याद रखना है? मैं बस इतना सुन लो कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर 3R होती है।
where R is the universal gas constant. R is the universal gas constant. ठीक है, अब सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। ऐसे ही आप जैसे आपने सॉलिड के लिए निकाला है, ऐसे ही हम लोग और एक और के लिए पूछा जाता है हम लोगों को, और वो होता है हमारे पास कौन, वाटर के लिए। तो स्पेसिफिक हीट जो वाटर की निकाले, अब हम निकालेंगे मोलर वाली, पहले याद रखना मैं निकाल मोलर वाली रहा हूं, लेकिन आप उससे भी कौन सी वाली निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक वाली। तो देखना, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है भाई, वाटर के लिए हैंड टू हैंड अभी खत्म हो जाएगा ये, आपसे बस एक सवाल पूछूंगा हो जाएगा। तो भाई बताओ, वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है H2 होता है, सबको पता है। अब जो Yes, हम यहाँ sir. पर पढ़ेंगे, हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर, एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, वाटर में हम उसकी सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हम आइस के लिए निकाल रहे हैं, आइस के लिए, समझ गए ये बात, आइस के लिए पढ़ रहे हैं। अरे अगर बर्फ आइस बन गई रहेगा तो H2 मॉलिक्यूल, ये कुछ और हो जाता है, ये बताना जरा मेरे को भाई। यस सर। अगर आइस बन गई, अच्छा अच्छा एक बात बताओ, वाटर का मॉलिक्यूल कौन? H2O. H अच्छा, O. और तो आइस का H2O. H2O ही है सॉलिड स्टेट में। रहेगा, तो वही रहेगा ना, मॉलिक्यूल तो Yes, वही sir. रहेगा। तो हम अपने जरूरत के हिसाब से इसको करेंगे। तो भाई आइस का मॉलिक्यूल है, ये H2O मॉलिक्यूल है। अब इसमें कितने पार्टिकल है बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल? Na. नहीं नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल 3 है, नंबर ऑफ पार्टिकल 3 है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, Yes. 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सही है गलत है? सही है। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पर, अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो पार्टिकल था, एक पार्टिकल की तो बात करी थी हमने, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था, फिर उसकी सहायता से हमने 1 मोल के लिए निकाला था। तो एक मॉलिक्यूल कितनी जगह हिल रहा था, तो कितनी वाइब्रेशन वाली कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम थे उसमें? 2। और वो जो वाइब्रेशन कर रहा था कितने उसमें कर सकता है कोऑर्डिनेट में? 3 में। सही है कि गलत है? सही है। सही है सर। सही है। तो इसका मतलब एक पार्टिकल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे सॉलिड में। सही है कि गलत है? सही है सर जी। अब इसमें अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो H2O पे कितने पार्टिकल है? 3 है। एक पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हुआ सॉलिड में, तो इसमें तो 3 है, तो कितना हो गया? 18। तो यहाँ 6 की जगह क्या आ जाएगा? 18. 18/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9 तो CV होता है इसका, CV होता है इसका 9R। सॉल्व कर लेना खुद ही, बाकी मैंने लिख दिया है। CV इज इक्वल टू होता है 9R। समझ गए क्या? तो आइस का मोलर स्पेसिफिक हीट जो हम वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे पढ़ रहे हैं, वो 9R होती है। बोलो सही है क्या? यस सर। तो इतना याद रखना है। एक लास्ट टॉपिक और है, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसे भी कराता हूँ। ठीक है जी, अब सुनिए। अच्छा, अरे अब मेरे को याद आया, वो निशा थी शायद, निशा एक वाली निशा तो नहीं है जो अपने यहाँ आती थी सक्सेस? अब उसने दोबारा बोला भी नहीं ग्रुप में, ना ज्वाइन करा, तो ठीक है चलो भाई। अगला टॉपिक है हमारे पास, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। अब ये जो मीन फ्री पाथ होता है, ये मीन फ्री पाथ क्या होता है? सिंपल शब्दों में अगर हम पढ़ें तो मान लो एक गैस के मॉलिक्यूल है, तो ये एक मॉलिक्यूल आया जो इससे टकराया, इससे टकराने के बाद वो फिर इससे टकराया, कितना दूरी चला? λ1। फिर यहां से टकराने के बाद वो इससे टकराया, कितना दूरी चला? λ2। फिर मान लो वो मॉलिक्यूल इससे टकराया, कितना चला? λ3। फिर वो इससे टकराया, तो कितना? λn। n बड़ा वाला बनाया मैंने सर। थोड़ा सा। हाँ जी हाँ जी।
सर ये मीन और ये जो भी है ना इसे बड़ा करके लिख दीजिए, समझ में नहीं आ रहा। मीन फ्री पाथ मीन फ्री, अब आ तो गया समझ में, और कैसे आएगा भाई, बोल ही तो समझ रहे में हो। नहीं आ रहा था ना इसका। अच्छा, मीन फ्री पाथ सिंबॉलिकली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, एवरेज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल ऑफ गैस बिटवीन टू, अरे भैया, सक्सेसिव कॉलिजन, दो सक्सेसिव कॉलिजन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है गैस का मॉलिक्यूल, उसका एवरेज मीन फ्री पाथ कहलाता है। उसका एवरेज मीन फ्री पाथ कहलाता है। क्लियर है क्या ये बात? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको याद क्या Yes, रखना है sir. वो सुनो भाई जरा। अब आपको याद क्या रखना है वो सुनो जरा ध्यान से। मीन फ्री पाथ जो होता है वो होता है 1 में पाई √2 पाई डी स्क्वायर इंटू में एन। ये फॉर्मूला डायरेक्ट रखना है, 1/√2 इंटू में पाई डी स्क्वायर एन। मानसी दो तो नहीं, ठीक है। √1 में √2 पाई डी स्क्वायर इंटू में एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में वॉल्यूम है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में वॉल्यूम, एंड d इज डायमीटर ऑफ वन मॉलिक्यूल, या फिर सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ टू मॉलिक्यूल। भाई जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, जब आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, जब दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, तो उनके सेंटर के बीच की दूरी ये डी है। समझ गए क्या? इसमें थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूँ, शायद डी छोटा लग रहा होगा तुम लोग, डी, ठीक है। या फिर आप इस डी को क्या मान सकते हैं, इस एक मॉलिक्यूल का डायमीटर। मैं आपको बता देता हूं, हमने ऑलरेडी ये एज्यूम कर रखा है अजम्पशन में कि जो गैस का हर मॉलिक्यूल होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, लैम्डा बराबर आ जाएगा 1 में √2 पाई डी स्क्वायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में वॉल्यूम। ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, तो लैम्डा बराबर आ गया वॉल्यूम अपॉन में √2 पाई डी स्क्वायर इंटू में एन। और आपको पता होगा पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, म्यू नंबर ऑफ मोल्स। अगर बच्चों जो मेरे साथ हुआ था 11वीं क्लास में और 11वीं के बाद 12वीं में भी, और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था खुद से तब भी, मेरे को ऐसा लगता था कि क्योंकि बुकों में यहाँ पर भी एनआरटी पढ़ते हैं और यहाँ पर भी एन पढ़ते हैं छोटा, तो मेरे को 1 साल तक तो यही लगता रहा कि ये नंबर ऑफ मोल्स ही है। अरे बात समझ में ऐसा, और टीचर भी यही पढ़ा देते हैं कई स्कूल में, है ना। तो ऐसा आप लोगों को नहीं लगना चाहिए, आपको याद रखना है यहाँ पर जो n है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में वॉल्यूम है, वहां पर जो हमारा n होता था वो नंबर ऑफ मोल्स होता था। क्लियर है क्या? यस सर, Yes, क्लियर sir. है। हाँ, तो अब ये पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, इसलिए मैं आप लोगों को जब पढ़ाता हूँ ना अपने स्टूडेंटों को, तो मैं अलग करके इसीलिए लिखता हूँ। शुरुआत में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, लेकिन बाद में दिक्कत नहीं होगी तुम्हें फ्यूचर में, क्या पता कोई मास्टर ही बन जाए तुम में से फिजिक्स का। पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, तो वी बराबर कितना हो गया, म्यू आर टी अपॉन में पी, तो वॉल्यूम की वैल्यू रख देता हूँ। बस अब देखना छोटा करता जाऊंगा इसको, बस थोड़ा सा एक और लिखना है बस। तो 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू में एन इंटू में वॉल्यूम की जगह हो गया म्यू आर टी अपॉन में पी।
एक और स्टेप, नंबर ऑफ मोल्स म्यू बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो म्यू की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ n अपॉन में Na, कटने वाला है, बस एक बार और वैल्यू चेंज करूंगा, बस खत्म। रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन पी इंटू में म्यू की जगह n अपॉन में एन ए इंटू में आर टी, n से n कैंसिल हो गया ये वाला, सही है। और ये r अपॉन एन ने ये वाला k भी बन गया, देखो r अपॉन में n ने ये वाला k भी बन गया। तो कितना हो गया, लैम्डा बराबर r अपॉन एन ने k भी t अपॉन में रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू में p, ये फॉर्मूला आ गया। लैम्डा इज इक्वल टू के बी टी रूट 2 पाई डी स्क्वायर p। अभी बात समझ लो। यस सर। यस सर, आ गई। तो भाई अब सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी आपका जो है ना, मेरे हिसाब से ये भी जो है ना एग्जाम में, मतलब सीबीएसई में नहीं आता, ये भी आपके पास कंपटीशन में पूछा जाता है। और कंपटीशन में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर, वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, इसका स्क्रीनशॉट देखो। डन सर। ठीक है, तो नीट वगैरह में जो क्वेश्चन आता है इसका मेन फ्री पाथ का, वो ये क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो ये कि जो मीन फ्री पाथ होता है उसका डी के साथ क्या रिलेशन होता है। तो वो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि Inversely. मीन फ्री पाथ इनवर्स स्क्वायर रिलेशन होता है, सही है क्या। एक तो ये पूछा जाता है कंपटीशन में, मीन फ्री पाथ का डी के साथ क्या रिलेशन होता है। एक पूछा जाता है मीन फ्री पाथ का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होता है। क्या पता एग्जाम में सीबीएसई में भी आ जाए एक नंबर का क्वेश्चन, ये बोल दे मीन फ्री पाथ एंड डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन लिखो, तो ये रिलेशन है। और अगर पूरा पूछ ले तो फिर तो प्रैक्टिस तो कर ही लेना एक बार, ऐसा नहीं कि टॉपिक छोड़ के जाना है। अरे छोड़ने के लिए मैं किसी को नहीं कह रहा, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व करे 10 सालों के अंदर, जो मैंने देखा है पेपर, कितना तो मेरे को याद है, वो मैंने ये देखा है कि ये जो क्वेश्चन आया है ये वाला डायमीटर वाला, ये कंपटीशन में ही आया है। और वो भी यही क्वेश्चन आया कि मीन फ्री पाथ का डी के साथ क्या रिलेशन। बात समझ में आ गई सबको। और सीबीएसई में क्या होता है, सीबीएसई में क्या होगा, सीबीएसई में ये हो सकता है हद से हद इस पे एक न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है। उस न्यूमेरिकल में आपको कुछ नहीं करना होता है, सारी वैल्यूज गिवन होती है, बस उनको पुट करना होता है। बात समझ में आ गई क्या। यस सर। यस सर। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, चैप्टर वैसे कंप्लीट हो गया, आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 में, PV is equal to mu RT, where mu is the number of molecules upon में एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं इस mu की वैल्यू यहाँ पर n अपॉन में Na रख दूं इंटू में RT, बच्चों आपको पता है R अपॉन एन में KB होता है, KB होता है। तो PV इज इक्वल टू NKBT आ गया। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आता है सीबीएसई में, ठीक है। अब यहां पर आपको n पूछा जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोल दूं बच्चों कि इस कमरे का, मान लो एक कमरे में इतना प्रेशर है, कमरे का वॉल्यूम इतना है, कमरे का टेम्परेचर इतना है, तो बताओ उसमें हवा के कितने मॉलिक्यूल है, कैलकुलेट कर सकते हो। कर लेंगे भाई सर। इस रूम का प्रेशर पता चल गया तुम्हें, वॉल्यूम पता चल गया, इस रूम का टेम्परेचर बता दिया मैंने तुम्हें, केबी की वैल्यू 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले जा सकते हैं कि नहीं। यस सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, जिसमें मैंने 3 क्लास लिया, आप लोगों को करना क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बार उसको देखना, हद से हद 3-4 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। तो उसको स्टार्टिंग से एक बार 1 2 3, आज जैसे 1 देख लिया, उसकी अगली बार 2 देख लो, उसकी अगली बार 3 देख लो,
फिर आपको समस्या है तो ऑफलाइन मैंने स्टार्ट कर दिया है, यमुना विहार में भी और सक्सेस में भी स्टार्ट है ही, वो तो कंटिन्यू। जिसको भी डाउट आए वो मेरे से पूछ लेना। अब क्या होगा, जिन बच्चों को, देखो मैंने ग्रुप में मैसेज पहले ही डाल दिया था कि ये जो क्लास है, ये वाली क्लास कंपल्सरी